तो जी अब देखें, अब हम देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के आधार पर कॉस्ट दो तरह की होती है। जैसे नेचर के आधार पर तीन तरह की होती थी, सेमी वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एलिमेंट के आधार पर भी कॉस्ट तीन तरह की थी, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। वैसे नॉर्मेलिटी के आधार पर कॉस्ट दो तरह की होती है। सर कौन कौन सी? सर तो सर ने बोला भैया तो एक नॉर्मल कॉस्ट, एक एबनॉर्मल कॉस्ट। सर नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? बहुत जनरल डेफिनेशन बताऊंगा, बहुत जनरल। अभी ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, मैं आपको कुछ शब्दों के मतलब बता रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं पिक्चर में कौन कौन है। तो नॉर्मल कॉस्ट विच इज अनअवॉइडेबल, जनरली हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। और एक है विच इज अवॉइडेबल। सर इसमें हमको डाउट आता है, हाँ इसमें कईयों को डाउट आता है, आपको अकेले को नहीं आता, मुझे भी आता था। तो सर क्या करें फिर? तो यार एक काम करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं विच इज नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में नहीं लगती है। सर अभी भी बहुत ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा, तो चलो मैं इसके आधार पर एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, बहुत इजी एग्जांपल है भैया। जो है लॉस बाय फायर, हाँ अवॉइडेबल तो था, हम ये थोड़ी कहते अनअवॉइडेबल था, प्रॉपर मेजरमेंट होते तो आग नहीं लगती शायद। लॉस इसलिए, पर फिर भी मैं कहूंगा अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल तो मत जाइए, आपको जो आता है आप अपने कॉमन सेंस से जाइए। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अरे मेरे ख्याल से इतनी अकाउंटिंग तो आपने पढ़ी होगी कि लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में P&L में एबनॉर्मल लॉस के नाम से डेबिट करते थे, राइट और रॉन्ग? बस तो उतना ही सोच लो कम से कम। तो सर ये लॉस बाय फायर कॉस्ट कैसे है? अरे भाई खर्चा, मतलब हमारा नुकसान तो वही है ना, अभी उसके बारे में भी समझाऊंगा मैं हालांकि, लेकिन अभी बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। नॉर्मलिटी के आधार पर अगर कॉस्ट को देखें तो कॉस्ट जो है वो दो तरह की होती है, नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉस्ट। सर फिर भी कोई और थोड़ा सा एग्जांपल डिटेल में देना। मैंने कहा बिल्कुल दे रहा हूं मैं। रॉ मटेरियल परचेज्ड, या इसको मैं और इजी लैंग्वेज में बोलूं, क्लॉथ परचेज्ड ₹10,000 फॉर मैन्युफैक्चरिंग शर्ट। तो बिजनेस के फंक्शंस के आधार पर देखें तो हमने परचेज किया है, परचेज एक फंक्शन है, तो ये परचेज कॉस्ट है। फंक्शन के आधार पर इसका नाम परचेज कॉस्ट है। सर एलिमेंट के आधार पर कॉस्ट, कुछ भी प्रोडक्ट बनाएंगे कॉस्ट के हमेशा तीन एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल। तो सर ये मटेरियल कॉस्ट है, सर कपड़ा मटेरियल होगा सर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सर अगर बिहेवियर या नेचर के हिसाब से देखें तो वेरिएबल। सर ये वेरिएबल कॉस्ट है सर। मैंने बोला क्यों? अरे बोलो सर कपड़ा है ना, एक शर्ट में 2 मीटर तो 2 शर्ट में 4 मीटर तो 4 शर्ट में 8 मीटर, तो जैसे जैसे शर्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे कपड़े का कंजम्पशन बढ़ेगा, उस हिसाब से परचेज बढ़ेगी, तो वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए। मैंने कहा यार बहुत सही बात बोली आपने। और नॉर्मेलिटी के हिसाब से आपको क्या लगता है? केवल इतना बता दो। नॉर्मल कॉस्ट। हाँ, इसलिए अभी एबनॉर्मल के बारे में सोचना ही नहीं है, ये नॉर्मल कॉस्ट है। अब सर शर्ट कोई पेपर से तो बनाऊंगा नहीं, कपड़े से ही बनाऊंगा सर, तो नॉर्मल कॉस्ट है। तो सर तो फिर सारी कॉस्ट ही नॉर्मल होती है, तो मैंने कब मना किया? मैंने थोड़ी बोला कि ऐसा नहीं होता। सर एक एग्जांपल दो ना। पेट्रोल इन बाइक यूज्ड फॉर डिलीवरी। भैया हमारा तो पिज्जा हट है,
तो हमें तो डिलीवरी कस्टमर के घर पहुंचानी पड़ती है, तो उस बाइक पे पेट्रोल डलाना पड़ता है हमको। और ये क्या बात कर, हाँ 6,000 का पेट्रोल लग गया। तो सर अब क्या होगा सर? मैंने कहा भैया देखो, अगर मैं फंक्शंस के आधार पर देखूं तो बिजनेस का एक फंक्शन था परचेज, खरीदना बेचना, और एक फंक्शन मैंने बताया था बेचना यानी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. माल को कस्टमर तक पहुंचाना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अरे वाह सर, यही पेट्रोल एलिमेंट के हिसाब से ना तो मटेरियल है जो प्रोडक्शन में यूज हो। हम तो पिज्जा बना रहे हैं। अरे पिज्जा हट हमारा जो है, मतलब पिज्जा हट वाले हैं हम, या मैकडोनल्ड्स वाले हैं, डोमिनोज वाले हैं, तो हम तो पिज्जा बना रहे हैं, बर्गर बना रहे हैं। तो मटेरियल हमारा क्या होगा? मटेरियल में हमारा वो बन आएगा, उसमें मटेरियल लगता है, कॉर्न डालते हैं और कभी हरी वो डालते हैं, आपकी अलग अलग चीजें होती है, टमाटो डालते हैं, प्याज डालते हैं, सब मटेरियल है। हाँ, वो लेबर जो किचन में काम कर रही है वो लेबर चार्जेस लेगी, अदर एक्सपेंस होंगे, ठीक है ना? एलिमेंट्स के हिसाब से ना तो ये मटेरियल है ना लेबर, ये अदर एक्सपेंस है पेट्रोल, हाँ है ना? Yes, sir. नहीं सर, वो पेट्रोल में तल रहे थे सर हम पिज्जा, सर पिज्जा को सर वो पेट्रोल से सेक रहे थे। नहीं ऐसा मत बोलो भाई, वरना वो मटेरियल हो जाता। अगर तुम पेट्रोल लगा दो पिज्जा पे, ठीक है, तो पिज्जा बनाने में पेट्रोल यूज हो गया तो फिर वो मटेरियल हो जाता, पर वो अदर एक्सपेंस में आएगा। लेकिन खैर मैं ऐसा इररिलेवेंट एग्जांपल ना तो देना चाहता था आपको, लेकिन लॉजिक से और बिहेवियर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, Variable. नेचर के हिसाब से पेट्रोल सर वेरिएबल ही लगता है। तो जितनी गाड़ी चलेगी उतना पेट्रोल लगेगा, गाड़ी खड़ी रहेगी पेट्रोल नहीं लगेगा, वेरिएबल ही लगता है सर। कॉमन सेंस तो यही कहता है सर, बाकी आप बताओ। तो मेरे में कॉमन सेंस नहीं है, मैं भी तो वही बोलूंगा फिर। और नॉर्मेलिटी के आधार पर, Sir, normal. हाँ नॉर्मल कॉस्ट है, नॉर्मल थोड़ी है। अब गाड़ी पानी से चलती होती है और मैं पेट्रोल डलवाता तो अब नॉर्मल होता। अरे भैया गाड़ी है, कस्टमर तक पहुंचाना है, गाड़ी से भेजना पड़ेगा, उसमें पेट्रोल लगेगा, नॉर्मल कॉस्ट है। ठीक है सर, ये आ गई सर। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, नेचर एंड अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी हमने पढ़ लिया। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अल्टीमेटली कॉस्ट का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज को पाने के लिए हमारा जो भी लग रहा है वो हमारी कॉस्ट है, खर्चा, एक्सपेंस। हालांकि उसमें मैंने आपको बताया था नोशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है ना। उसके बाद बात हमने की कि कॉस्ट के अलग अलग नाम। ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, मैं बार बार कहता हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको अलग अलग पता चलना चाहिए कि बात बार बार मैं उस पेट्रोल की कर रहा था, पर उसके हिसाब, कॉस्ट के क्लासिफिकेशन के हिसाब से वही पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट हो गई, अदर एक्सपेंस हो गई कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हो गई, नॉर्मल कॉस्ट हो गई। नो सर, अब आप क्या बताने वाले हो? अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, सर ये क्या होता है? ये तो चौथा था भाई, पांचवा आ गया अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। सर ये क्या होता है? कंट्रोलेबिलिटी के आधार पर नजरिए से देखें तो कॉस्ट दो तरह की होती है, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है। कंट्रोलेबिलिटी के आधार कॉस्ट के दो नाम हुए, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल सर ये क्या होता है? हम बताएंगे सर, हम ही बता देंगे, आपकी जरूरत ही नहीं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मेरी जरूरत नहीं है। हाँ सर, मैंने कहा क्या, जो कॉस्ट कंट्रोल हो जाए वो कंट्रोलेबल कॉस्ट, और सर जो कॉस्ट कंट्रोल ना की जा सके, ये मैं हिंदी को भी इंग्लिश में लिख देता हूं, ये बेस्ट लैंग्वेज है हिंदुस्तान की। हिंदी प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू हिंग्लिश। जो कॉस्ट कंट्रोल ना की, जो कॉस्ट कंट्रोल ना की जा सके वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है।
तो सर इसमें तो हमें आपकी जरूरत ही नहीं थी, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, जो कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी वो कंट्रोलेबल, जो कंट्रोल ना हो अनकंट्रोलेबल। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज रॉन्ग डेफिनेशन। ओ सर क्यों? यही तो मैं बता रहा हूं, इस सब्जेक्ट की थ्योरी में अंतर, इस सब्जेक्ट की थ्योरी भी टेक्निकल है। कॉस्ट कंट्रोल यानी कॉस्ट कम करना, कॉस्ट रिडक्शन यानी कॉस्ट कम करना, लगता है एक जैसे ही लेकिन अलग अलग था, हमने सीखा। तो वैसे ही कंट्रोलेबल कॉस्ट यानी जिसे कंट्रोल कर ले, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जिसे कंट्रोल ना कर सके। लगता है एक जैसे ही, बिल्कुल सिंपल लगता है लेकिन है नहीं, ये गलत डेफिनेशन है, ऐसा है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? हां, नोट लिखना पड़ेगा। सर फिर आप रॉन्ग क्यों लिखवा देते हो? रॉन्ग इसलिए लिखवा देते कि राइट पता हो, रॉन्ग करे ना एग्जाम में। तो व्हाट इज कंट्रोलेबल, व्हाट इज अनकंट्रोलेबल, सवाल करना केवल इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, और उनसे पूछो कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है, तो मालूम नहीं है। ऐसे पढ़ने से मतलब नहीं है। एग्जाम के 2 महीने पहले हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए, लेकिन बाकी पूरे समय नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस दिन सीए बन के निकलोगे ना, उस दिन नॉलेज काम आएगी, उस दिन नॉलेज काम आएगी, ठीक है ना। और आपके आने वाली ग्रोथ नॉलेज पर ही निर्भर करती है, केवल डिग्री से कुछ नहीं होता। डिग्री जरूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, डिग्री आनी चाहिए, लेकिन बिना नॉलेज के नहीं। तो यहां पर नोट लिखेंगे, कंट्रोलेबल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट which can be controlled। कंट्रोलेबल कॉस्ट तो वही होती है which can be controlled, लेकिन साथ में लिखेंगे एंड देयर इज नो कॉस्ट विच इज अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल कुछ होता ही नहीं है, ऐसी कोई कॉस्ट इस दुनिया में है ही नहीं जो अनकंट्रोलेबल हो। सर मतलब बता रहा हूं, अभी मतलब भी बता रहा हूं। अनकंट्रोलेबिलिटी is only a relative term। अनकंट्रोलेबिलिटी एक केवल रिलेटिव टर्म है। सर नहीं आई बात समझ में, तो मैंने कहा भैया मैंने समझा ही नहीं है तो आएगी कहां से, मैंने तो लिखवाई है। अनकंट्रोलेबिलिटी इज ओनली अ रिलेटिव टर्म। सर मतलब अभी आएगा समझ में। सर कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या? कंसीडर एन एग्जाम्पल। हमारी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सर आप जब देखो जब शर्ट बनाना शुरू कर देते हो, मेरे को अच्छा लगता है शर्ट बनाना, मेरे को अच्छा लगता है। शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें शर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। सर यहां पे शर्ट बनते होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होती होगी, हाँ, तो इसको सर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल सकते हैं क्या? हाँ भाई देखो घर में भी डिपार्टमेंट होते हैं, जहां हम सोते हैं वो बेडरूम होता है, जहां खाना खाते हैं डाइनिंग रूम होता है, जहां गेस्ट को बिठाते हैं वो बेडरूम ड्राइंग रूम होता है, जहां खाना बनता है वो किचन होता है ना, जहां नहाते हैं वो बाथरूम होता है। नहीं नहीं सर हम तो बाहर ही नहीं, ऐसे नहीं, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे घर में भी होते हैं, तो कंपनीज में भी, इंडस्ट्री में भी होते हैं। सर इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह सकते हैं कि हाँ, जहां प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अरे वाह सर, आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझिए, कॉर्पोरेट की बात सोचिए, किसी दुकान की प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की जनरल बात मत करिए। ये सब्जेक्ट पढ़ते हो कॉर्पोरेट लेवल पे सोचिए कि बड़ी कंपनी है, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस। शर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, कुछ मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, अरविंद मिल्स, रेमंड्स, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। सर और क्या? अब इसमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी है एक। सर मतलब यहां पे अकाउंटेंट बैठा है, वो काम कर रहा है, लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो सर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थोड़ी हुआ। हाँ ये तो सर्विस डिपार्टमेंट होता है। सर ये सर्विस डिपार्टमेंट क्या होते हैं? जहां पे सर्विस, जो सर्विस देते हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं, जहां कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है।
सर और भी क्या है, यहां पे कैंटीन भी है सर, कैंटीन सर खाना, सर नाश्ता बन रहा है, हाँ तो सर ये कैंटीन क्या है, कैंटीन भी सर्विस डिपार्टमेंट है सर। क्यों, यहां पे आलू के पराठे बन रहे हैं, तो सर आलू के पराठे बन रहे तो प्रोडक्शन हुआ ना, प्रोडक्शन हुआ ना सर, पराठे का प्रोडक्शन। अरे तो भैया प्रोडक्शन हम उसको कहते हैं जो हम बेचते हैं, ये कंपनी पराठे बेचने वाली कंपनी नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट, आलू के पराठे, प्रोड्यूस होते हैं सर, किसके लिए प्रोड्यूस होते हैं, फॉर वर्कर्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा सर, मतलब कंपनी क्या कह रही है, हे मजदूरों तुम काम कर रहे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, खाना भूख लगे तो कैंटीन में जाके पराठे खा लेना। क्या सर, कितनी बढ़िया कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी में कैंटीन भी होता है, कॉलेजेस में भी कैंटीन होता है, स्कूल्स में भी कैंटीन होता है, ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कैंटीन भी होता है जहां लेबर क्लास आके चाय वाय पी सकती है, और उनको उनसे पैसा लो ना लो एक अलग मुद्दा है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो आलू के पराठे का प्रोडक्शन हुआ तो उसको प्रोडक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोडक्शन पराठे बेचने नहीं है। गेट माय पॉइंट, हेलो, यस सर। वेरी गुड। तो सर ये भी कैंटीन डिपार्टमेंट है, हाँ है ना, कैंटीन भी एक डिपार्टमेंट है। ऐसे सर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है जहां पे मशीन ठीक की जाती है केवल, वहां कोई प्रोडक्शन नहीं होता। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कोई मशीन खराब हो गई तो उस मशीन को ठीक करने के लिए एक डिपार्टमेंट है, रिपेयर्स डिपार्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन और सर्विस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रैक्टिकल बात है, जाकर कभी किसी इंडस्ट्री में देखोगे तो पता चलेगा। इस सब्जेक्ट का एक प्रॉब्लम यह भी है कि ये सब्जेक्ट, जैसे हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये हम हमारी आम जिंदगी में भी करते हैं, गए खरीदा बेचा कुछ भी दिखता है हमें, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग इंडस्ट्री में चल रही है तो कभी इंडस्ट्री जाके देखना। ठीक है, ठीक है सर, देखते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, यहां पे जो कॉस्ट लगी, शर्ट बनाने में 10,000 रुपए का कॉस्ट लगी, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कॉस्ट लगी 2,000। सर क्यों, अरे वहां पे अकाउंटेंट बैठा था, वो तनख्वाह वनख्वाह लेता है ना, तो 2,000 रुपए लग गए। वो शर्ट की तो अकाउंटिंग कर रहा है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट किसकी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग हो रही है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट लिख दिया मैंने, और यहां पे भी कॉस्ट आई, मान लें 8,000 रुपए। ठीक है, अब आप मालूम है, मुझे एक स्टूडेंट की तरह जवाब मत देना, एक बिजनेसमैन की तरह जवाब देना, बनिए की तरह जवाब देना, हम मारवाड़ी हैं मारवाड़ियों की तरह जवाब देना, ईमानदारी से बताना, कॉमन सेंस से बताना, बनिया बुद्धि से बताना। शर्ट बनाने में खर्चा कितना आया, शर्ट बनाने में खर्चा कितना आया सर 20,000। बिल्कुल सही बनिया ने बोला है ये। भैया अगर मैं शर्ट बनाने का खर्चा 10,000 मान लूंगा और मान लो 20% प्रॉफिट लूंगा, 10% प्रॉफिट लूंगा या 30% लूंगा, तो 10,000 का 30% 3,000, 13,000 में शर्ट बेच दूंगा। तो ये जो पैसे मैंने अकाउंटेंट को दिए और ये जो मैंने पराठे खिलाए, इसके पैसे कहां से वसूल होंगे, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो बनिया, ए मारवाड़ी, शर्ट की कॉस्ट यहां 2,000 जुड़ेगा, यहां से 2,000 तुम खुद लेस कर रहे हो, मेरे कहने से मत करना, और ये 8,000 यहां से गया, ये पराठे फ्री में दे दिए, तो ऐसे फ्री में थोड़ी, कस्टमर से तो सब लूंगा ना। अरे वर्कर से पराठे का नहीं लिया, कस्टमर से तो सब वसूल करूंगा ना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो जो 2 लीटर की पेप्सी है, कोका कोला की बोतल आती है ना, बोतल समेत उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आप विश्वास नहीं करोगे, 1 या 2 रुपए ही होती है बस मैक्सिमम।
फिर भी वो हमको 100 रुपए में, 40 रुपए में, 60 रुपए में मिलती है, क्योंकि वो रणबीर कपूर या करीना कपूर या अमिताभ बच्चन जी या शाहरुख खान उसका ऐड करते हैं। साला एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट देते हैं हम उनकी। है क्या पेप्सी बनाने में? अरे पानी में कुछ कंसेंट्रेट और कलर मिला के, सोडा मिला के पेप्सी, कुछ नहीं है। और सर वो बॉटल महंगी आती, कोई बॉटल महंगी नहीं आती, करोड़ों बॉटल एक साथ बनती है, मुश्किल से 50-60 पैसे की एक बॉटल पड़ती है। मैं बोल रहा हूं आपको, साला 2 रुपए की चीज के हम 80 रुपए 60 रुपए देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सेलिब्रिटी उसका ऐड कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूं कि मेरा खुद का गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मेरा खुद का, इसीलिए मैं इतने कपड़े बनाता हूं यहां पे बैठे बैठे। पर मैं शर्ट नहीं बनाता हूं, मैं तो वो जो सूट्स आते हैं, कुर्तीज आती है फीमेल्स की, उसका मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। तो उसमें मैं आपको बताता हूं, लड़कियां समझ सकती इस बात को, बड़े बड़े ब्रांड आते हैं, डब्ल्यू, मैडम, बीबा, ऐसे ब्रांड आते हैं, ठीक है। कई सारे ब्रांड्स को हम 200 रुपए की चीज बना के देते हैं, उसका टैग लगा देते हैं, वो टैग लगा के उसको 2000 का या 1500 का करके बेच देता है। आपको मालूम है जितने भी ब्रांड है, पीटर इंग्लैंड है, जॉन प्लेयर है, जितने गारमेंट के, उनका सबका बेसिक कपड़ा तो अहमदाबाद में अरविंद मिल में ही बनता है। बस कपड़ा वही है, बेस वही है, बेवकूफ बनाओ जनता को। 500 की चीज है, जॉन पीटर इंग्लैंड लगा तो 800 हो गई, जॉन प्लेयर लगा तो 1200 हो गई, लुई फिलिप लग गया तो और बढ़ गई, ऐसे बढ़ते चली जाती। एरो बना दिया तो बेसिक तो वही है भाई। तो आपने ये बिल्कुल सही बोला कि भैया ये कॉस्ट तो अल्टीमेटली यहां जीरो है, ये अल्टीमेटली तो हमारा शर्ट बनाने का ही खर्चा है। शर्ट प्रोड्यूस करने का खर्चा, करने की कॉस्ट। अरे क्यों खिलाऊंगा मैं पराठे? नहीं तो मुझे शौक आ रहा है क्या? एनजीओ खोल लूंगा ना फिर पराठे खिलाने फ्री में। तो मैंने वर्कर को पराठे इसलिए खिलाए कि वो मेरे लिए काम कर रहे थे। गेट माय पॉइंट? सर पर आप तो कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बता रहे थे, वही बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। मेरी जेब में 100 रुपए हैं, आपकी जेब में 100 रुपए हैं। मेरी जेब के 100 रुपए मेरे लिए कंट्रोलेबल हैं। कंट्रोलेबल का मतलब मैं कहां खर्च करूं ना करूं मैं देख के करूंगा। तो मेरी जेब के 100 रुपए मेरे लिए कंट्रोलेबल हैं और आपकी जेब के 100 रुपए आपके लिए कंट्रोलेबल हैं, मतलब दोनों ही 100 रुपए कंट्रोलेबल हैं। ऐसा कोई 100 रुपया नहीं है जो कंट्रोलेबल नहीं है। पूरी दुनिया की जेब में 100 रुपए हैं, सब अपने अपने कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मेरी जेब के 100 रुपए पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते और आपकी जेब के 100 रुपए पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो ये अनकंट्रोलेबल कुछ है ही नहीं। अनकंट्रोलेबल तो रिलेटिव टर्म है। मेरे 100 रुपए पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है और तुम्हारे 100 रुपए पर मेरा कंट्रोल नहीं है, जबकि मेरे 100 रुपए पर मेरा कंट्रोल है, तुम्हारे 100 रुपए पर तुम्हारा कंट्रोल है। ठीक है कि नहीं? यस सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अनकंट्रोलेबिलिटी कुछ होती ही नहीं है, सब कुछ कंट्रोलेबल ही होता है। अनकंट्रोलेबिलिटी तो रिलेटिव होती है। सर इसका मतलब ये कि 10,000 रुपए, 2,000 रुपए, 8,000 रुपए, ये डिपार्टमेंट, इसको मैं नाम दे देता हूं, डिपार्टमेंट ए, बी और सी। तो ये डिपार्टमेंट ए, बी और सी, ये जहां पे कॉस्ट लगी ये कंट्रोलेबल थी। इसके लिए ये 2,000 रुपए कंट्रोलेबल थे, इसके लिए ये 2,000 रुपए कंट्रोलेबल थे। सर कैसे? अरे भैया ये जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है 2,000 की जगह 1,500 का अकाउंटेंट ला सकता था, 800 रुपए का अकाउंटेंट ला सकता था, 500 का ला सकता, भले ही घटिया हो, मैंने सिखाया था। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कॉस्ट को किसी भी तरह से कम करना, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ जाए, रिड्यूस हो जाए। ये आलू के पराठे में मैं 12 रुपए किलो के आलू ला रहा था, मुझे कंट्रोल करना है, मैं 8 रुपए किलो के आलू ले आया, मैं 5 रुपए किलो के आलू ले आया। हाँ या ना? यस सर। ये 10,000 रुपए जहां लगे वहां कंट्रोलेबल, 2,000 रुपए बी में कंट्रोलेबल, 8,000 रुपए सी में कंट्रोलेबल। लेकिन ये 2,000 रुपए अगर यहां लग गए तो यहां लगने के बाद तो ये यहां जुड़े 2,000 रुपए, हाँ या ना? यस सर। तो ये 2,000 और 8,000 जहां लगे थे वहां कंट्रोलेबल थे, लेकिन यहां पर अब एक बार ये बी और सी में जब 2,000 8,000 लग गए तो अब ए के लिए ये क्या हो गए?
अभी बात समझ में आई क्या? यस सर। अरे भैया, तो सर क्या सीखा आपने? सर हमने सीखा, नोट लिखेंगे सर। सर हमने सीखा कि हमने सीखा सर, कॉस्ट वेयर इनकर्ड, कॉस्ट कॉमा वेयर इनकर्ड, इट इज कंट्रोलेबल ऑलवेज। ठीक है, बट वंस इनकर्ड, एक बार खर्चा लग गया, देन अनकंट्रोलेबल फॉर अदर। जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में 2000 रुपए लगे वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए कंट्रोलेबल थे, जो कैंटीन डिपार्टमेंट में 8000 रुपए लगे वो कैंटीन डिपार्टमेंट के लिए कंट्रोलेबल थे। लेकिन एक बार 2000 और 8000 वहां लग गए तो बाद में वो ए डिपार्टमेंट के लिए, शर्ट बनाने वालों के लिए तो अनकंट्रोलेबल हो गए, उनको तो मजबूरी में 2 और 8 जोड़ने ही पड़ेंगे। राइट और रॉन्ग? हेलो यस सर। सर, क्लॉथ परचेज्ड फॉर शर्ट 25,000, वही कपड़ा खरीदा, फंक्शन के आधार पर उसका नाम बताना, एलिमेंट के आधार पर उसका नाम बताना, नेचर के आधार पर उसका नाम बताना, नॉर्मेलिटी के हिसाब से उसका नाम बताना, और कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से उसी का नाम बताना। कंट्रोलेबल। हाँ जी, कंट्रोलेबल। हाँ, बाकी सब तो पहले ही हो गया सर। सर ये परचेस की कॉस्ट है, इसको हम परचेस कॉस्ट बोलेंगे। सर ये मटेरियल है, एलिमेंट के हिसाब से इसी को मटेरियल बोलेंगे। सर भगवान कृष्ण वाला ही मामला है, बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी वाला या मुरली वाला, माखन चुराया तो माखन चोर। ठीक है, वैसे ही है, मैदान छोड़कर भागे थे एक बार तो रण छोड़। नेचर के हिसाब से सर ये वेरिएबल कॉस्ट है। नॉर्मेलिटी के हिसाब से सर, अब क्या बात कर रहे सर, शर्ट बनाएंगे तो कपड़ा तो नॉर्मल है सर, कपड़ा बटन धागा सर नॉर्मल कॉस्ट है। और ये बता दिया ना, अनकंट्रोलेबिलिटी होती नहीं है कुछ, जहां कॉस्ट लगी वह कंट्रोलेबल ही थी, तो ये ऑलवेज कंट्रोलेबल कॉस्ट ही आएगी। तो आप वो लेवल के कंसेप्ट सीख रहे हैं, आप देखेंगे कि इतने डिटेल में, इतने प्रॉपर तरीके से जनरली बुक्स में भी नहीं समझाया होता है। हमें याद कर लेते हैं कि हाँ ये कंट्रोलेबल और ये नो, हमें। और मैं क्यों बोलता हूं कंसेप्ट से पढ़ो, इंटरमीडिएट में जितने भी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, एफएम है, टैक्स है, और यही सारे सब्जेक्ट तो एडवांस लेवल पर फाइनल में आएंगे। और मैंने बहुत बच्चे में देखता हूं कि फाउंडेशन पास करके सीए छोड़ दिया, इंटर पास करके सीए छोड़ दिया। अरे भाई क्यों? ये तभी छोड़ना पड़ता है जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होती, तो आगे दिक्कत आती है। फंडामेंटल्स क्लियर रखोगे तो आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। जी सर, जरा एक बार एक ऐसे रिव्यू। गुड। और आखिरी होता है अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट का 6 तरीके से अलग अलग देखा गया, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू नेचर बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग के हिसाब से कॉस्ट 2 तरह की होती है, रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट। सर ये क्या होती है? अब आपके थोड़े से अरमानों पे पानी फेरूंगा मैं। डिस्कस्ड लेटर, ये चीज अभी डिस्कस करने की नहीं है। अभी जो हमारा अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट्स के अलावा, आप जो जल्दी टॉपिक शुरू करने वाले हैं एक और नेक्स्ट,
जिसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे, उस टॉपिक में मैं सिखाने वाला हूं ये कॉस्ट। ये अभी नहीं कर सकते हम, ये कह ले कि अभी आप इस लेवल पे नहीं पहुंचे कि इसका मतलब समझ पाए, लेकिन हाँ ये होती जरूर है कुछ। सो दिस इज द एंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट।